नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बलौदा आज आपके सामने जो खाद उर्वरक पढ़ा रहा था उसी में नेक्स्ट अपना जो यूनिट लेके आया हूँ वो है फास्फोरस युक्त उर्वरक। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि नाइट्रोजनी युक्त उर्वरक। नाइट्रोजनी युक्त उर्वरकों में अपन ने अलग अलग पढ़ा था नाइट्रेट युक्त उर्वरक, अमोनियम युक्त उर्वरक, नाइट्रेट व अमोनियम युक्त उर्वरक और एमाइड युक्त उर्वरक, निर्जलीय अमोनियम जल विलेय उर्वरक, ये सारे पढ़े थे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में अभी आज पढ़ रहे हैं वो है फास्फोरस युक्त उर्वरक। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि फास्फोरस युक्त उर्वरक है वो 3 प्रकार का होता है। फास्फोरस युक्त उर्वरक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे जल विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक, साइट्रिक अम्ल विलेय उर्वरक मतलब साइट्रिक अम्ल में घुलनशील और जल में अघुलनशील उर्वरक, और तीसरा है वो दोनों में ही अघुलनशील मतलब जल व साइट्रिक अम्ल दोनों में ही अघुलनशील उर्वरक। तो ये 3 बातें पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन फास्फोरस युक्त उर्वरक, जिसमें सबसे नंबर पहले है जल विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक। जल विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक में नंबर 1 उदाहरण है अपना सिंगल सुपर फास्फेट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से जल विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक का उदाहरण है या निम्न में से जल में अघुलनशील और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक का उदाहरण है। तो सबसे पहले अपन यहाँ देख रहे हैं कि जल विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक है, इसमें सिंगल सुपर फास्फेट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं एसएसपी। एसएसपी जो उर्वरक है मैं दोस्तों बता देता हूं, एसएसपी अपने भारत में सबसे पहले लाया गया या खोजा गया उर्वरक है। एसएसपी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब एसएसपी में जो सल्फर और फास्फोरस की मात्रा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना दोनों। एसएसपी में सल्फर की मात्रा 12% होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो बात करेंगे फास्फोरस, तो फास्फोरस की कितनी मात्रा है 16% और कैल्शियम की 18 से 20% है। तो दोस्तों एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक है ये जल विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक है। इसमें जो सल्फर की मात्रा होती है 12% और जो फास्फोरस की मात्रा होती है 16% और कैल्शियम की जो मात्रा होती है 18 से 20% होती है। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 2, वो होगा डबल सुपर फास्फेट। डबल सुपर फास्फेट डीएसपी, ये एसएसपी था, ये डीएसपी डबल सुपर फास्फेट। तो डबल सुपर फास्फेट में ये कॉमन बात है सल्फर की और कैल्शियम की। ये बात करेंगे डबल सुपर फास्फेट में वो फास्फोरस डबल हो जाएगा, तो 16 का डबल फास्फोरस कितना है 32। तो डबल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होगी 32 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 ट्रिपल सुपर फास्फेट टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो ट्रिपल सुपर फास्फेट में देखो सिंगल सुपर फास्फेट में 16 था, डबल में 32 हो गया 2 गुना, फिर ट्रिपल में 3 गुना कितना हो जाएगा 48। तो ट्रिपल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होगी, वो कितनी होगी 48 होगी, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी। डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है 18% और फास्फोरस कितना होता है 48%। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा 18% और फास्फोरस की मात्रा 48%। और दोस्तों मैं बता देता हूं जो डीएपी है इसका अम्लीयता तुल्यांक, अम्लीयता तुल्यांक कितना होता है, तो अम्लीयता तुल्यांक कितना होता है इसका 77% होता है। और कल मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में जो बताया था कि भाई यूरिया में अम्लीयता तुल्यांक कितना होता है, तो एक्चुअल की बात करें तो 84 था, नहीं तो 80 से 85% अम्लीयता तुल्यांक यूरिया में बताया था, याद रखना। और यूरिया कौन सी प्रकृति का होता है अम्लीय प्रकृति का। तो दोस्तों डायमोनियम फास्फेट डीएपी में नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 48% होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब जो डीएपी है वो आगे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे कि एकल उर्वरक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, जटिल उर्वरक है, तो ये भी आगे पढ़ेंगे। हालांकि मैं बता देता हूँ ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, जटिल उर्वरक, डीएपी जटिल उर्वरक का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं मोनो अमोनियम फास्फेट, ठीक है। तो मोनो अमोनियम फास्फेट एमएपी, मोनो यानी अमोनियम पी यानी फास्फेट। मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन 11% और फास्फोरस 48% होता है। मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन 11% और फास्फोरस 48% होता है। तो दोस्तों ये जल विलेय उर्वरक में देखो 5 प्रकार हो गए, अच्छे से याद रखना। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है 16, डबल में 32, ट्रिपल में 48, और बात करेंगे डीएपी में तो डीएपी में भी कितना होगा 48, और बात करें एमएपी में भी तो कितना होगा 48 होगा। अब इसके अलावा बात करते हैं जो दूसरा उदाहरण होगा अपना, ये एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी, डीएपी और एमएपी।
ये पांचों उदाहरण याद रखना, ये जल विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा, वो दूसरा होगा साइट्रिक अम्ल में घुलनशील और जल में अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। जल में अघुलनशील और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक जो है फास्फोरस युक्त, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील की बात कर रहे थे और जल में अघुलनशील उर्वरक की बात कर रहे थे। तो साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व जल में अघुलनशील उर्वरक है जिसमें दो उदाहरण होंगे, एक तो बेसिक स्लैग और डाई कैल्शियम फास्फेट। तो बेसिक स्लैग है उसमें फास्फोरस 14 से 18% होता है। बेसिक स्लैग में फास्फोरस 14 से 18% होता है। और बात करें डाई कैल्शियम फास्फेट, तो डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 33 से 40% होती है। डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 33 से 40% होती है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो डाई कैल्शियम फास्फेट का आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व जल में अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक का उदाहरण है, तो वो क्या आएगा? डाई कैल्शियम फास्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लेना और अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जल व साइट्रिक अम्ल दोनों में ही अघुलनशील उर्वरक। जल व साइट्रिक अम्ल दोनों में अघुलनशील की बात करेंगे तो नंबर 1 का रॉक फास्फेट, जिसमें फास्फोरस 20 से 40% होता है। हड्डी का चूर्ण जिसे बोन मील बोलते हैं, बोन मील, इसमें फास्फोरस 20 से 25% होता है। इसमें फास्फोरस का परसेंट नहीं पूछेंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सिर्फ एग्जांपल पूछेंगे कि जल व साइट्रिक अम्ल दोनों में ही जो अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक है उसका उदाहरण क्या होगा। तो एक तो रॉ बोन मील, एक रॉक फास्फेट है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो मृदा है, मृदा में उपस्थित फास्फोरस, मृदा में उपलब्ध फास्फोरस को निकालने के लिए किसका प्रयोग करता है? मृदा में उपलब्ध फास्फोरस को निकालने के लिए 0.5 N, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.5 N सोडियम बाइकार्बोनेट, 0.5 N सोडियम बाइकार्बोनेट जो NaHCO3 कितने pH मान पर? 8 pH मान पर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मृदा में उपलब्ध फास्फोरस को निकालने के लिए 0.5 N सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 pH मान 8.5 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस का पता लगाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो फास्फोरस का पता लगाने के लिए ओल्सन विधि का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। फास्फोरस का पता लगाने के लिए ओल्सन विधि का प्रयोग करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि उदासीन मृदा में या क्षारीय मृदा में या उदासीन मृदा में फास्फोरस का पता लगाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो वो भी कौन सी विधि आएगी? ओल्सन विधि आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं इसी के साथ साथ आपको कन्वर्जन फॉर्मूला भी बता देता हूं। जो परसेंट फास्फोरस है या परसेंट P2O5, हालांकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना काफी है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना। आईसीआर में क्या पता आईसीआर में पूछ ले एग्जाम में, तो आपको पता रहना चाहिए। देखो कन्वर्जन जो फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले बात करेंगे परसेंट P2O5 बराबर क्या आएगा? परसेंट P इंटू 0.27 या 0.29, कितना आएगा? 0.27 या 0.29। या फिर बात करें यहाँ पे परसेंट P की बात करेंगे तो यहाँ पे परसेंट P2O5 इंटू 0.43 या 0.44। ये एक कन्वर्जन फैक्टर फॉर्मूला है। जो कन्वर्जन फैक्टर फॉर्मूले में जो फास्फोरस है परसेंट P2O5 कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ पे परसेंट P इंटू 0.27 या 0.29 आएगा।
या बात करें यहाँ पे परसेंट पी का, तो यहाँ पे परसेंट P2O5 इंटू 0.43 या बोले तो 0.44 भी आ सकता है। तो ये एक फास्फोरस का कन्वर्जन फैक्टर फॉर्मूला है, इसको भी अच्छे से याद रखना। बाकी अपन फास्फोरस का पता लगाएंगे मृदा में, तो उसमें कौन सी विधि प्रयोग करते हैं, ओल्सन विधि प्रयोग करते हैं, ठीक है। या मृदा में उपलब्ध फास्फोरस का पता लगाने के लिए 0.5 NaSCO3 का प्रयोग कितने पीएच पर, 8.5 पीएच मान पर करते हैं। दोस्तों अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट अपन नंबर 3 पढ़ेंगे, जो नंबर 3 है पोटास युक्त उर्वरक। नंबर 3 क्या है, पोटास युक्त उर्वरक। नंबर 2 गया, एक नंबर था नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नंबर 2 फास्फोरस युक्त उर्वरक, और नंबर 3 है पोटेशियम युक्त उर्वरक। अब दोस्तों अभी जो पोटेशियम युक्त उर्वरक में जो बात कर रहे थे अपन, फास्फोरस युक्त उर्वरक कंप्लीट हो गया था, पोटेशियम युक्त उर्वरक में जो बात कर रहे थे सबसे पहले उदाहरण होगा म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP। म्यूरेट ऑफ पोटास किस रंग का होता है, ईंट के रंग का सा होता है ना। तो म्यूरेट ऑफ पोटास या बोले तो पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो म्यूरेट ऑफ पोटास में जो पोटास की मात्रा होती है कितनी होती है, 60% होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूरेट ऑफ पोटास में जो पोटास की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 60%। दूसरी बात करते हैं, यहाँ म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करेंगे कि है अम्लीय मृदा के लिए तो उपयुक्त है, ध्यान रखना ये भी। म्यूरेट ऑफ पोटास अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त व क्षारीय मृदा के लिए अनुपयुक्त होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटास, जिसे K2SO4 भी बोलते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास। इसमें पोटेशियम की मात्रा 50% है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फेट ऑफ पोटास या पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा 50% है और सल्फर की मात्रा 17 से 18% होती है। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा 44% और नाइट्रोजन की 13% होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक है ये फल व सब्जियों तंबाकू की फसल के लिए उपयुक्त होता है, फल सब्जियां व तंबाकू की फसल के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे कि मृदा में उपस्थित पोटेशियम को निकालने के लिए 1N उदासी अमोनियम एसीटेट, 1N उदासी अमोनियम एसीटेट बोले तो CH3COONH4 का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उदासी अमोनियम एसीटेट, 1N उदासी अमोनियम एसीटेट, ठीक है। और वहां जो फास्फोरस में कितना प्रयोग कर रहे थे, 0.5N सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे मृदा में उपलब्ध, अभी पिछली जो अभी पढ़ा अपनी यूनिट उसमें फास्फोरस युक्त उर्वरक है, फास्फोरस का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे थे, ओल्सन विधि का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ अपन मृदा में उपलब्ध पोटेशियम व सोडियम की उपलब्धता का पता लगाने के लिए कौन से इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं, वो होगा फ्लेम फोटोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। पोटेशियम व सोडियम की उपलब्धता का पता लगाने के लिए फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जो कन्वर्जन फैक्टर फॉर्मूला है, पोटेशियम कन्वर्जन फॉर्मूला जो फॉर्मूला है वो भी याद रखना आप यहाँ पे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे परसेंट K बराबर परसेंट K2O इंटू 0.83, परसेंट K बराबर परसेंट K2O इंटू 0.83। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे परसेंट K2O बराबर परसेंट K इंटू 1.20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंट K बराबर तो कितना हो गया, परसेंट K2O इंटू 0.83 और यहाँ पे परसेंट K2O बराबर परसेंट K इंटू 1.20। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर फॉर्मूला होता है पोटेशियम का। फास्फोरस का भी मैंने बता दिया आप लोगों को, तो ये अच्छे से याद रखना दोस्तों। तो ये अपना उर्वरकों के क्लासिफिकेशन में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक और पोटेशियम युक्त उर्वरक का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे यहीं पे वो करेंगे कि उर्वरकों के प्रयोग की विधियां, अपन कौन कौन सी विधियों के माध्यम से खेत में उर्वरक देते हैं, तो उर्वरक प्रयोग करने की विधियां नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। हाँ तो दोस्तों ये उर्वरकों के अनुप्रयोग विधि में सबसे पहले बात करेंगे। उर्वरकों के अनुप्रयोग में एक तो ठोस रूप में देते हैं, एक अपन देते हैं द्रव रूप में, मतलब एक सॉलिड फॉर्म में एक लिक्विड फॉर्म में उर्वरक प्रयोग करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे ठोस रूप में जो सॉलिड फॉर्म में बात करेंगे वो सबसे पहले है छिटकवा विधि, जिसे अपन ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ ब्रॉडकास्टिंग क्या है? ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिटकवा विधि का अर्थ है कि इस विधि में फसल की बुआई के समय या खड़ी फसल में एक समान मात्रा में उर्वरक प्रयोग करते हैं, जैसे बेसिक स्लैग, रॉक फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास या डाई कैल्शियम फास्फेट। इन सब का अपन जो प्रयोग करेंगे वो कौन सी विधि में आएगा? छिटकवा विधि में। दूसरा आएगा टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग का अर्थ क्या होता है कि खड़ी फसल में, टॉप ड्रेसिंग का अर्थ क्या है? खड़ी फसल में, तो खड़ी फसल में छिटक कर अनुप्रयोग, उर्वरक अनुप्रयोग को क्या कहेंगे? मतलब खड़ी फसल में उर्वरक देने को अपन क्या कहेंगे? टॉप ड्रेसिंग कहेंगे। खड़ी फसल में उर्वरक अनुप्रयोग की विधि को क्या कहेंगे? टॉप ड्रेसिंग कहेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 बात करेंगे अपन, इसमें तीसरा आएगा संस्थापन विधि, जिसे संस्थापन विधि को अपन प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट मेथड। अब देखो मैं छोटा सा यहाँ बता देता हूँ, संस्थापन का अर्थ क्या है कि संस्थापन का अर्थ होता है कि अपन उर्वरक ऐसी जगह दें जहां पौधा उसको आसानी से या सरलता से ग्रहण कर सके। संस्थापन में ऐसी बात होगी कि यहाँ पे अगर अपन उर्वरक ऐसे तल में दें या ऐसे स्थान पे दें कि पौधे की जड़ें उसको आसानी से ग्रहण कर सकें, ये संस्थापन का अर्थ होता है। अब यहाँ पे जो संस्थापन है वो संस्थापन होगा वो 3 प्रकार का होता है। जैसे बात करें, एक तो गहन संस्थापन, एक अवमर्दा संस्थापन, गहन संस्थापन, अवमर्दा संस्थापन, और एक होता है हल दुस्तर संस्थापन। हल दुस्तर संस्थापन, तो हल दुस्तर संस्थापन मतलब प्लाउ जो मेथड है, प्लाउ प्लेसमेंट मेथड है, हल दुस्तर विधि, इसमें हल के तल में प्रयोग करते हैं, हल दुस्तर विधि में। और अवमर्दा जो होती है, या सॉरी पहले नंबर 2 बात करेंगे गहन प्लेसमेंट, जो डी प्लेसमेंट है, गहन संस्थापन, उसमें वो जो तल है, हल का तल है, उसमें अपन अनुप्रयोग करेंगे उर्वरक का। फिर नंबर 3 है अवमर्दा, जिसे अपन सब सोइल कहेंगे, सब सोइल प्लेसमेंट मेथड। ये अवमर्दा संस्थापन एक अपन ऐसी जगह दें या गहराई में जाके पौधे की जड़ों में देते हैं, या कौन से स्थानों पे? तो ये है आर्द्र जो नम क्षेत्र होते हैं वहां पे सब सॉइल प्लेसमेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। और मुख्यतः ये धान की फसल के लिए अनुप्रयोग की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त विधि है कौन सी? सब सॉइल प्लेसमेंट मेथड। तो ये संस्थापन विधि हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे बेसल ड्रेसिंग। तो बेसल ड्रेसिंग का अर्थ क्या होगा? बेसल ड्रेसिंग में आएगा कि भाई जो उर्वरक है उसको बुआई से पूर्व, खेतों में बुआई से पूर्व उर्वरक देने की विधि, खेतों में बुआई से पूर्व उर्वरक देने की विधि को क्या कहेंगे? बेसल ड्रेसिंग। और खड़ी फसल में उर्वरक देने को क्या कहेंगे? टॉप ड्रेसिंग। खड़ी फसल में उर्वरक देने को तो क्या कहेंगे? टॉप ड्रेसिंग। और बुआई से पहले खेत में जो भी उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं उसे कहेंगे अपन बेसल ड्रेसिंग। ये दोनों इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इसकी परिभाषा देखिए, ऑप्शन डालेंगे दोस्तों, अच्छे से याद रखना। खड़ी फसल में उर्वरक देने की विधि को टॉप ड्रेसिंग, और बुआई से पूर्व मर्दा में उर्वरक अनुप्रयोग की विधि को अपन बेसल ड्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में प्रारंभिक उर्वरक आएगा, जिसे स्टार्च सॉल्यूशन भी बोलते हैं। प्रारंभिक जो सॉल्यूशन है इसमें जो एनपीके है वो 1:2:1 या 1:1 या 1:2, 1:2:1 या 1:1:2 इनका प्रयोग करते हैं अपन। अब जो बात करेंगे यहाँ पे कि कौन सी फसलों में, तो जो पौध लगाते हैं सब्जियों आदि की, इस समय अपन स्टार्च सॉल्यूशन प्रारंभिक उर्वरक प्रयोग करते हैं। ये विधि अपन एक प्रारंभिक अवस्था में जो सब्जियों आदि की पौध लगाते हैं उस समय प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पर्ण अनुप्रयोग विधि, फोलियर एप्लीकेशन, मतलब छिड़काव विधि। जैसे बात करें यूरिया, यूरिया एक पर्ण अनुप्रयोग उर्वरक है। नंबर 3 बात करेंगे फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है? सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि को फर्टिगेशन कहते हैं। सिंचाई जल के साथ, देखो फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, गेशन आ रहा है, इरिगेशन तो मतलब सिंचाई, तो सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि को क्या कहते हैं? फर्टिगेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखना दोस्तों अच्छे से। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि को फर्टिगेशन कहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ
आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है फर्टिगेशन के स्थान पे हर्बिगेशन पूछने लग गए। तो हर्बिगेशन में क्या होगा, सिंचाई जल के साथ हर्बिसाइड, जो भी खरपतवार नाशी हैं, हर्बिसाइड का प्रयोग, जो अपन सिंचाई जल के साथ जो भी हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं उसे हर्बिगेशन कहते हैं। तो ये हो गया उर्वरक प्रयोग या उर्वरक अनुप्रयोग की विधियां। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वो उर्वरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरकों का वर्गीकरण नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे उर्वरकों के वर्गीकरण में अपन सबसे पहले बात करें तो सरल उर्वरक। सरल उर्वरक किसे कहते हैं, या सरल उर्वरकों पर एकल उर्वरक भी बोलते हैं, इसको एकल उर्वरक भी बोला जाता है। एकल उर्वरक क्या होता है कि वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों में एक पोषक तत्व उपलब्ध हो। तो यूरिया, इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे यूरिया, तो यूरिया में एक ही पोषक तत्व होता है नाइट्रोजन, कितना होता है 46%। तो यूरिया इंपॉर्टेंट, यूरिया में एक ही पोषक तत्व होता है नाइट्रोजन। और एकल उर्वरक या सरल उर्वरक में क्या हो, इसकी परिभाषा क्या होती है, जिसमें एक मुख्य पोषक तत्व उपलब्ध होता हो उसे सरल या एकल उर्वरक कहते हैं, जिसका उदाहरण हो गया यूरिया। नंबर 2 बात करेंगे द्वितीयक उर्वरक। तो वे उर्वरक जिसमें दो मुख्य पोषक तत्व उपलब्ध हों, जैसे उदाहरण की बात करें पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास और नाइट्रोजन दो उपलब्ध होते हैं, तो दो मुख्य पोषक तत्व है, इसे द्वितीयक। तीसरी बात करेंगे मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिसमें एक समान मात्रा में उर्वरक देने के लिए एक प्रारंभिक अवस्था में मिश्रण तैयार करके उर्वरक प्रयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रो के साथ पोटास युक्त उर्वरक उपलब्ध करवाना, जिसमें अपन एनपीके जो होता है, ये एनपीके ग्रेड होता है 15-15-15 या 19-19-19 या 21-21-21 एनपीके अपन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्ण उर्वरक। पूर्ण उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिसमें तीनों पोषक तत्व उपलब्ध हों, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पूर्ण उर्वरक हो गए कंप्लीट फर्टिलाइजर। और नेक्स्ट बात करेंगे जटिल उर्वरक, जिसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जटिल उर्वरक का उदाहरण। तो जटिल उर्वरक में डीएपी। जटिल उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिसमें तीनों मुख्य पोषक तत्व उपलब्ध हों, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व हैं, तीनों प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध हों, जैसे एनपीके प्राथमिक पोषक तत्व हैं जिसमें तीनों हैं। तो डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, 2 या 2 से अधिक उर्वरक होते हैं, ऐसे उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व या प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, बात करें डीएपी। नेक्स्ट बात करेंगे कम गणनात्मक। तो कम गणनात्मक लो एनालिसिस फर्टिलाइजर है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कम गणनात्मक की परिभाषा क्या है कि वे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या 25% से कम हो उसे कम गणनात्मक लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कहते हैं, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या 25% से कम हो। तो मैंने उदाहरण की बात की एसएसपी। अब आपको पता है कि जो सिंगल सुपर फास्फेट है इसमें सल्फर कितना 12% था, फास्फोरस कितना 16%, कैल्शियम कितना 18% या 19%, 18 से 20% था। तो यहां बात करेंगे अब प्राथमिक पोषक तत्व, इन तीनों में प्राथमिक कौन सा है, इन तीनों में प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है, फास्फोरस। तो फास्फोरस की मात्रा कितनी है 16, कितनी है 16, बात आ रही समझ में। अब 16 तो कितने से कम है 25% से कम है। तो ये लो एनालिसिस फर्टिलाइजर की परिभाषा क्या बताए कि ऐसे उर्वरक जिसकी जो संख्या है वो 25% से कम हो, तो वो पोषक तत्व कौन सा है फास्फोरस, और फास्फोरस है एसएसपी आएगा इसका उदाहरण, क्योंकि एसएसपी में फास्फोरस 16% होता है और ये प्राथमिक पोषक तत्वों का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करेंगे सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम जो नाइट्रेट है इसमें नाइट्रोजन कितना होता है 16%, कितना होता है 16%। और सोडियम से तो अपने को मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने को नाइट्रोजन से मतलब है, प्राथमिक पोषक तत्व से मतलब है, प्राथमिक पोषक तत्व की संख्या कितनी है 25% से कम, बोले तो 16% है, इसलिए कम गणनात्मक होगा। नेक्स्ट बात करें उच्च गणनात्मक हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, वे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या 25% से अधिक होती हो उसे हाईली एनालिसिस फर्टिलाइजर कहते हैं, जैसे यूरिया। तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन प्राथमिक पोषक तत्व है जिसकी संख्या 25% से अधिक है, कितनी 46%। एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होता है 82%, तो 25% से कम थोड़ी है, अधिक चला गया। और डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन होता है वो 18% होता है, फास्फोरस होता है वो 48% होता है। तो प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या इन दोनों को मिलाकर भी 25% से अधिक जा रही है, दोनों को प्राथमिक पोषक तत्वों को मिलाकर 25% से कम होनी चाहिए या 25% से अधिक होनी चाहिए, तो डीएपी हो गया।
और दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे आर्द्रता ग्राही उर्वरक, जो मैंने पहले भी बताया कि अत्यधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक का उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट। और दूसरा बोले तो यूरिया। आपके सिलेबस के आपके ऑप्शन में अगर ये अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया दोनों आ जाए तो सबसे पहले आपको अमोनियम नाइट्रेट चूज करना है, क्योंकि अत्यधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक का उदाहरण है वो अमोनियम नाइट्रेट है, और इसके बाद में दूसरा आएगा यूरिया। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, वो होगी जैसे उर्वरक अनुपात। उर्वरक अनुपात अपन उर्वरक जो देते हैं एनपीके की मात्रा देते हैं वो किस अनुपात में देते हैं, जो खेत होता है उसमें किस अनुपात में अपन उर्वरकों को देते हैं, तो वो भी याद रखना। एनपीके जो देते हैं अपन वो 2:1:1 में, 2:1:1 में। ठीक है, अब जो दलहनी फसलें होती है उसमें जो एनपीके देते हैं वो 1:2:1 में देते हैं। क्यों 1:1 में क्यों नाइट्रोजन? क्योंकि दलहनी फसलें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, इसलिए नाइट्रोजन की डोज कम देते हैं। अगर नाइट्रोजन की डोज अधिक देंगे तो उसमें जो पोड बनता है, फली बनता है, वो कम बनेगा और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होगी, वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी। इसलिए जो लेग्यूम्स क्रॉप है उसमें जो एनपीके अनुपात रखेंगे 1:2:1, और जो अनाज वाली फसलें उसमें 2:1:1 रखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन उर्वरकों में अम्लता तुल्यांक, जो मैंने एक टेबल के रूप में आपको बताया था वो भी बता दिया था। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं खेतों में उर्वरक, फसलों के लिए उर्वरकों की मात्रा ज्ञात करना। फसलों के लिए उर्वरकों की मात्रा ज्ञात करना, वो कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे कि फसलों में उर्वरकों की मात्रा ज्ञात करना। जैसे मैं बता दूं आपको कि उर्वरकों की मात्रा ज्ञात करना क्या पूछना चाह रहा हूँ और आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपके पास कोई भी खेत है, जैसे 1 हेक्टेयर का खेत है गेहूं या जौ का, उसमें आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, 90 किलोग्राम फास्फोरस देना है, 60 किलोग्राम पोटेशियम देना है, ये उसकी चाहत है। अब आपके पास जैसे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी, ये उर्वरक है, इसके माध्यम से आप एनपीके की पूर्ति करवाओगे, तो आप कितना उर्वरक खेत में दोगे ताकि अपने को जो 120, 90 और 60 जो किलोग्राम जो परसेंट है, ये किलोग्राम अपन को चाहिए था वो प्राप्त होगा, तो आप कितना उर्वरक दोगे? तो सबसे पहले बात करेंगे उर्वरक की मात्रा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि तत्व की निर्धारित मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। जैसे तत्व की निर्धारित मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में आपको दी हुई आएगी, जैसे इसमें न्यूमेरिकल में देखना कि 3 हेक्टेयर गेहूं की फसल में 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम, तो ये तत्व की निर्धारित मात्रा तो ये आपको दी हुई रहेगी, इनटू क्षेत्रफल आपको दिया हुआ रहेगा। तो क्षेत्रफल यहाँ पे देखो 3 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर भी आ सकता है, 1.5 हेक्टेयर भी आ सकता है, 2 हेक्टेयर भी आ सकता है। अब क्षेत्रफल हो गया बटा उर्वरकों में उपलब्ध तत्व की मात्रा प्रतिशत में। अब उर्वरक कौन कौन से, जैसे यूरिया, डीएपी और एमओपी, ये उर्वरकों में उपलब्ध तत्व की मात्रा। जैसे बात करें यूरिया में कौन सा तत्व होता है? नाइट्रोजन। अब वो तत्व कितना होता है वो परसेंट आएगा, जैसे यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46% होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उर्वरकों में उपलब्ध तत्व की मात्रा आपको पता होनी चाहिए इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। अब देखो 3 हेक्टेयर गेहूं की फसल में 90, 50 और 40 एनपीके देना है किलोग्राम, किसके माध्यम से? यूरिया, डीएपी व एमओपी के माध्यम से देना है। तो यूरिया, डीएपी व एमओपी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो आपको पता है कि अगर आपके इस क्वेश्चन में यूरिया 7 आ जाए तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ यूरिया भी आ गया और डीएपी भी आ गया। तो आपको पता है कि यूरिया से भी नाइट्रोजन प्राप्त होता है और डीएपी दोनों से प्राप्त होता है। तो पहले अपन डीएपी की मात्रा ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पे डीएपी नहीं आता, यूरिया आ गया और डीएपी की जगह एसएसपी आ गया, क्योंकि फास्फोरस पाया जाता है एसएसपी में, तो फास्फोरस किससे प्राप्त हो रहा है? एसएसपी से। तब तो आप डायरेक्ट यूरिया निकाल सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे डीएपी पहले निकलेगा, क्योंकि डीएपी व यूरिया दोनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन में, वो होगा सबसे पहले डीएपी द्वारा दी जाने वाली फास्फोरस की मात्रा, क्योंकि पहले फास्फोरस की मात्रा निकलेगी, क्योंकि डीएपी में ज्यादातर डीएपी क्यों देते हैं? फास्फोरस की पूर्ति के लिए। तो डीएपी द्वारा दी जाने वाली फास्फोरस की मात्रा, अब ये फॉर्मूला काम में आएगा, तत्व की निर्धारित मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो डीएपी से क्या प्राप्त हो रहा है? फास्फोरस। तो फास्फोरस कितना चाहिए अपने को? 50 किलोग्राम। तो तत्व की निर्धारित मात्रा कितनी है? 50 इंटू क्षेत्रफल कितना है? 3 हेक्टेयर, तो इंटू 3 बटा, अब डीएपी में फास्फोरस कितना पाया जाता है?
डीएपी में फास्फोरस कितना पाया जाता है दोस्तों, तो वो आप 46 भी बोल सकते हो और 48 भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर डीएपी में 18% आप क्या दे रहे हो, अगर नाइट्रोजन प्राप्त हो रहा है तो आपको 46% फास्फोरस प्राप्त होगा, और डीएपी से अगर 18% या 18 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो रहा है तो आपको 48% या 48 किलोग्राम नाइट्रोजन फास्फोरस प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बात करें डीएपी में जो फास्फोरस होता है वो 46%, तो 46 इंटू 100, तत्वों की निर्धारित मात्रा 50 किलो इंटू 3/46 इंटू 100। अब ये कितना आ गया वो आप कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट करने पे कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 326.08 किलोग्राम। ये क्या आ गया आपको डीएपी, ये डीएपी लेना है इतना, तब जाके आपका ये 50 किलोग्राम फास्फोरस की पूर्ति होगी। कैसे देखो अभी बताता हूं, अभी तो पूरा न्यूमेरिकल देखना। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं चूंकि 100 किलोग्राम डीएपी से नाइट्रोजन प्राप्त होता है, कितना 18 कितना प्राप्त होता है 100 किलोग्राम से 18 किलोग्राम, ठीक है। इसलिए अब डीएपी कितना है अपने पास 326, तो 326.08 किलोग्राम डीएपी से नाइट्रोजन प्राप्त होगा। तो कितना होगा वो देखो, कितना होगा आपको नाइट्रोजन कितना प्राप्त होगा, तो 18 इंटू 326.08 बटावा 100, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया 58.69 किलोग्राम। अब ये इतना नाइट्रोजन, अपने को नाइट्रोजन कितना चाहिए था 90 किलोग्राम, और अपने को कितना डीएपी से कितना प्राप्त हो गया 58 किलोग्राम प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया 58 किलोग्राम प्राप्त हो गया। अब देखो अब 90 किलोग्राम चाहिए, इतना प्राप्त हो गया, तो इनको पहले माइनस करेंगे। अतः यूरिया द्वारा दी जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा कितनी थी 90 माइनस 58.69 आएगा, सॉरी 90.69, तो कितना 58.69 कितना आ गया दोस्तों, ये कितना आएगा, ये आएगा 31.31 किलोग्राम। अब ये अपने को नाइट्रोजन कितना और चाहिए, वो किससे प्राप्त होगा अपने को यूरिया से। डीएपी से कितना प्राप्त हो गया 58.69, तो देखो यहाँ पे डीएपी द्वारा दी जाने वाली फास्फोरस की मात्रा 50 इंटू 3/46 इंटू 100, तो 326 डीएपी आ गया। ये 3 हेक्टेयर के लिए 326, 3 हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए 3 हेक्टेयर के लिए, ये भी ध्यान रखना। 100 किलोग्राम से 18 प्राप्त होता है, इसलिए 326 किलोग्राम डीएपी से 58.69 प्राप्त होगा, इतना नाइट्रोजन प्राप्त हो गया। अब कितना चाहिए अपने को 90, तो 90 में से 58 निकल गए, तो 31.31 बच गए। अब डायरेक्ट अपन दूसरा निकाल लेंगे यूरिया द्वारा। अब यूरिया की मात्रा, अब क्या ज्ञात करेंगे यूरिया की मात्रा, तो यूरिया की मात्रा तत्व की निर्धारित मात्रा किलोग्राम में कितनी थी, अब कितनी आ जाएगी यहाँ पे 31.31, कितनी आ जाएगी 31.31 इंटू कितने हेक्टेयर के लिए 3। अब यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है 46 इंटू 100, तो कितना आ गया दोस्तों, ये 204.19 किलोग्राम यूरिया है। कितना आ गया 204 किलोग्राम, तो ये हो गई यूरिया की मात्रा। और नेक्स्ट बात करें तो यूरिया भी निकल गया और डीएपी भी। अब बात करेंगे एमओपी, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा, तत्व की निर्धारित मात्रा कितनी है यहाँ पे 40 इंटू एक्टिव कितना है 3 बटा पोटेशियम कितना पाया जाता है 60 इंटू 100 बराबर कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम एमओपी दोगे तब जाके अपने को कितना 40 किलोग्राम प्राप्त होगा। ये 40 किलोग्राम के 1 हेक्टेयर के लिए, तो 3 हेक्टेयर के लिए कितना हो गया अब 200 किलोग्राम देखो प्राप्त। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला या कुछ भी नहीं समझ में आए या वहां पे कुछ भी याद नहीं है, तो आप एक बात देखना, जैसे आपको 1 हेक्टेयर में 40 किलोग्राम पोटेशियम चाहिए बिल्कुल। अब 3 हेक्टेयर के लिए कितना हो गया 120, कितना प्राप्त हो गया 120 किलोग्राम अपने को पोटेशियम चाहिए। कितना चाहिए 120 किलोग्राम।
अब एक बात बता दूं, 100 किलोग्राम में कितना होता है? 100 किलोग्राम में कितना होता है? ठीक है, तो वो देखो 120 चाहिए तो अपन 100 में 60 होता है और 200 में 120, और चाहिए कितना था? 120 किलोग्राम। तो अपन कितना देंगे अब? कितना देंगे अब? कितना एमओपी देंगे? 200 देंगे, तब जाके अपने को 120 किलोग्राम पोटेशियम प्राप्त होगा। है ना अपना ये न्यूमेरिकल सही? आ गया ना आंसर? इसी प्रकार जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 90 किलोग्राम यहाँ पे अपने को जैसे चाहिए यूरिया, 90 किलोग्राम सॉरी नाइट्रोजन चाहिए, और कितने हेक्टेयर के लिए? 1 हेक्टेयर के लिए 90 किलोग्राम चाहिए। या जैसे बात कर लो अपने को 120 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, और किसके माध्यम से देना है? यूरिया के माध्यम से। तो अपन कितना यूरिया प्रयोग करेंगे 120 के लिए? ठीक है, तो देखो 100 में कितना होता है? 46, 200 में कितना हो गया? 92, कितना हो गया? 92। अब 300 में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा वो देखो आप लोग एक बार, इसमें 46 और ऐड कर दो, 92 में 46 और ऐड कर दो, तो 6 2 8 और 9 4 11, तो 118 हो गया ना। एप्रोक्स अंदाज इसमें कितना चला जाएगा? 300 कुछ हो जाएगा। तो एप्रोक्स अंदाज आंसर आपको पता होना चाहिए। तो देखो 300 से ऊपर आंसर आना चाहिए इसका, ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो एक सिंपल सा फंडा बता दिया और ये उर्वरकों की मात्रा ज्ञात करने का फॉर्मूला भी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आप लोगों को कोई लाइन नहीं समझ में आती है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन जो आईडी है अपना, जो विवरण नीचे देते हैं अपनी आईडी जो ग्लोबल जेट ऑनलाइन क्लासेज में, उसमें हमारे कांटेक्ट नंबर हैं, तो उसमें आप किसी भी कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, हमारे पढ़ाई समझ में आए तो आप लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों सब्सक्राइब करना अधिक से अधिक। थैंक यू।